जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद SKP में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल के न्यूसेंट की जो ज्योग्राफी है उसमें वायुमंडलीय दाब और पवन एवं वायु राशियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, वायु दाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समताप रेखा वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुमंडलीय वाले स्थानों को मिलाती है समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। दोस्तों, यंत्र और आविष्कारक, ये कुछ यंत्र दिए गए हैं और उनके आविष्कारक दिए गए हैं। पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक कौन थे? ई टॉरिसेली। निद्रव वायु दाब मापी के आविष्कारक थे लुसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक थे एंडर्स सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक थे डी सॉसर। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब कटिबंध। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायु दाब कटिबंध? 4। नंबर 1 विषुवत-रेखीय निम्न वायु दाब। यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातली क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायु दाब कम होता है। उपोष्ण उच्च वायु दाब ऊपरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। नंबर 1 विषुवत-रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। नंबर 2 पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण
आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। दोस्तों देखते हैं, ये ध्रुवीय उच्च चित्र में देख, ध्रुवीय उच्च और ध्रुवीय निम्न नीचे है ये दोस्तों। और जो उपध्रुवीय जो निम्न है ये 62.5 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवतीय निम्न है 0 डिग्री पर दोस्तों। और ये उपोष्ण उच्च है ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। और उपध्रुवीय निम्न 45 डिग्री से 62.5 डिग्री के बीच में। और उपोष्ण उच्च है दोस्तों 23.5 से 35 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव पर। और उपध्रुवीय निम्न है ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध है ये दोस्तों। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। पवन विंड पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को और समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलते हैं। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है, अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता, बल, कोरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्री त्वरण एवं भूघर्षण। कोरियोलिस इफेक्ट पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ कहते हैं। इसे वाइज-बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, अर्थात ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर दोस्तों। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में
वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। ये सभी नाम किसने दिए? नाविकों ने दिए हुए दोस्तों। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन कौन दोस्तों? अभी आया ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। मौसम पवन कौन पवन? मौसम पवन, मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फोन यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चरागाह मिल जाता है। पशुचारकों के लिए क्या मिल जाता है? चरागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हरमट्टन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा कहा जाता है। शिराको यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे खमसिन मिस्र में खमसिन कहा जाता है, गिबली लीबिया में गिबली कहा जाता है, चिली ट्यूनीशिया में चिली कहा जाता है। लेस्ट मैड्रिया में लेस्ट कहा जाता है। सिराको यानी कि इटली में सिराको कहा जाता है और लेवेक स्पेन में लेवेक कहा जाता है। दोस्तों स्पेन में क्या कहा जाता है? लेवेक। अब सिमूक यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कौन? सिमूक। कहाँ बहती है? अरब रेगिस्तान में गर्म एवं शुष्क हवा। ब्लैक रोलर
यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिकफील्डर, कौन सी? ब्रिकफील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कौन दोस्तों? ब्रिकफील्डर है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉरवेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। सोमल, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम्बैंग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। किसकी? तंबाकू खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है कोयम्बैंग। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नालिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जेट प्रवाह आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ अन्य गर्म हवाएं एवं स्थान। नाम और स्थान। ट्रेमोंटेन, ट्रेमोंटेन कहाँ है? ये मध्य यूरोप में है ट्रेमोंटेन। अयाला कहाँ है? ये फ्रांस में। बरगस दक्षिण अफ्रीका में। बरगस कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान में है। वाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह में वाग्यो है। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में गारिच। लू उत्तरी भारत में लू। सोलेनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन में सोलेनो। सामून ईरान में सामून। स्थानीय शीतल हवाएं। अब स्थानीय शीतल हवाओं को देखते हैं दोस्तों। नाम स्थान। बिलीबाब, ये अलास्का में है। बिलीबाब कहाँ? अलास्का में। बोरा एड्रियाटिक तट पर। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में। बुरान रूस में। बाएज दक्षिणी फ्रांस में। पैम्पीरो अर्जेंटीना में। फ्रियाजेम ब्राज़ील में। नॉर्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में। और पैपागायो मैक्सिको में। पैपागायो कहाँ दोस्तों? मैक्सिको में। मेस्ट्रेल उत्तरी इटली में। नेवाडोस इक्वाडोर में। विली ऑस्ट्रेलिया में। सीस्टोन पूर्वी ईरान में। हबूब सूडान में। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं।
वायुदाब राशियाँ, एयर मैसेस। वायुदाब राशियों को देखते हैं दोस्तों। एयर मैसेस वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों, वायुदाब राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियाँ सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जल, वायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वायु राशियाँ दोस्तों। वाताग्र फ्रंट्स दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियाँ सुगमता से आपस में मिश्रित नहीं होती हैं और तापमान एवं तथा आर्द्रता संबंधी अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास करती हैं। इस प्रकार दो विभिन्न वायु राशियाँ एक सीमा तल द्वारा अलग रहती हैं। इस सीमा तल को ही वाताग्र फ्रंट्स कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वाताग्र, तथा जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। कौन सा? शीत वाताग्र कहते हैं दोस्तों। आर्द्रता ह्यूमिडिटी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर में। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में विशिष्ट आर्द्रता को मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जल वाष्प शोषण करने की क्षमता गुणे 100। सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100% होती है। संघनन कंडेंसेशन जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी पर तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। ओशांक डी पॉइंट ओशांक वायु के जिस तापमान पर जल की अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओशांक कहते हैं। ओशांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। कितनी? सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओशांक का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। ओस पड़ने के लिए ओशांक का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार
पाला या तुषार फ्रॉस्ट। जब ओसांक हेमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं दोस्तों। कोहरा फॉग। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। दृश्यता कितनी होती है? 1 किलोमीटर से कम होती है। धुंध मिस्ट। हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। दृश्यता कितनी? 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल क्लाउड्स। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पच्छाव बादल। ये हिम के कणों से बने ऊंचे सफ़ेद और पतले बादल होते हैं। नंबर 2 कपासी बादल। इनका आकार समतल एवं शीर्ष गुंबदनुमा होता है। नंबर 3 स्तरी बादल। ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वर्षा रेनफॉल। जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनी वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। जब भूतल तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा कैसी दोस्तों? ओरोग्राफिक रेनफॉल। कैसी? पर्वतकृत वर्षा ओरोग्राफी रेनफॉल। जब जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जल वाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। कैसी? पर्वतकृत वर्षा कहते हैं दोस्तों। चक्रवाती वर्षा साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। चक्रवात प्रतिचक्रवात। चक्रवात प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। बवंडर का रूप ग्रहण करने से चक्रवात। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है।
चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा क्लॉकवाइज में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन्स, टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रतिचक्रवात: जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। इसमें वाताग्र फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। टॉर्नेडो: यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर पर घंटा होता है। हरिकेन्स: अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर पर घंटा होती है। कितनी होती है? 121 किलोमीटर पर घंटा होती है। टाइफून: प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर पर घंटा होती है। कितनी? 160 किलोमीटर पर घंटा होती है इसकी गति। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। फसल उत्पादक देश: चावल। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर उसके बाद भारत में, और उसके बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद थाईलैंड में, उसके बाद म्यांमार में। गेहूँ सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर उसके बाद भारत में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर फ्रांस में, फिर कनाडा में, उसके बाद रूस में, फिर उसके बाद यूक्रेन में। मक्का सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, फिर चीन में, फिर ब्राज़ील में, फिर मैक्सिको में, उसके बाद भारत में, उसके बाद पाकिस्तान में। तिलहन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, उसके बाद चीन में, उसके बाद अर्जेंटीना में, उसके बाद भारत में। मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन में होती है, उसके बाद भारत में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में, फिर नाइजीरिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर कोरिया में। कपास सबसे ज़्यादा चीन में होती है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद भारत में, फिर पाकिस्तान, फिर सूडान, फिर ब्राज़ील में। दोस्तों, जौ सबसे ज़्यादा रूस में होती है, फिर कनाडा में, फिर जर्मनी में, फिर स्पेन में। जई सबसे ज़्यादा रूस में, फिर कनाडा में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्राज़ील में, फिर अर्जेंटीना में, फिर चीन में। मोटे अनाज सबसे ज़्यादा होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर चीन में, फिर भारत में, फिर रोमानिया में। चाय सबसे ज़्यादा भारत में, फिर चीन में, फिर श्रीलंका में, फिर कीनिया में, फिर जापान में, उसके बाद बांग्लादेश, टर्की, युगांडा और मोजाम्बिक। चुकंदर सबसे ज़्यादा होता है रूस में। उसके बाद फ्रांस में, फिर जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहवा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, कोलंबिया में, आइवरी कोस्ट में, मैक्सिको में, कीनिया में, क्यूबा में, उसके बाद भारत में होता है कहवा। रबड़ सबसे ज़्यादा थाईलैंड में, फिर उसके बाद मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिर भारत में, फिर श्रीलंका में। तंबाकू सबसे ज़्यादा चीन में होती है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर भारत में, फिर ब्राज़ील में, हंगरी में, बुल्गारिया में, क्यूबा में, जिम्बाब्वे में। दोस्तों, नारियल सबसे ज़्यादा होता है मलेशिया में, उसके बाद इंडोनेशिया में, फिर थाईलैंड में, फिर नाइजीरिया में। सूर्यमुखी
सबसे ज़्यादा रूस में, फिर यूक्रेन में, फिर अर्जेंटीना में, फिर चीन में, फिर भारत में। गन्ना सबसे ज़्यादा भारत में, फिर ब्राज़ील में, फिर क्यूबा में, फिर चीन में, फिर इंडोनेशिया में, फिर दक्षिण अफ्रीका में, फिर मॉरिशस में, फिर फिजी में। गेहूँ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर भारत है। तीसरा स्थान USA का है दोस्तों। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर भारत है। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दूसरे स्थान पर चीन है दोस्तों। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत है। मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन एवं तीसरे स्थान पर भारत है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देशों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।